अधूरी आहटें। सूरज की नारंगी किरणें सदियों पुराने पीपल के पत्तों से छनकर जमीन पर नाच रही थीं। आरव ने आंखें मूंद कर गहरी सांस ली। मिट्टी की वो जानी पहचानी गंध उसके जहन को कुरेदने लगी। उसे यहाँ आए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन अतीत की हर आहट, हर छवि जैसे सजीव होकर उसे घेरने लगी थी। इस बार वह किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं, बल्कि अपनी पुश्तैनी हवेली को बेचने के लिए आया था। एक ऐसा फैसला जो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जगा रहा था। वह हवेली की ओर बढ़ा, जिसके ऊंचे ऊंचे दरवाजे और खंडहर सी होती दीवारें उसके बचपन की हजारों कहानियां समेटे हुए थीं। हवेली के दालान में पहुंचते ही एक जानी पहचानी आवाज ने उसे ठिठका दिया। आरव उसने मुड़कर देखा। सामने मीरा खड़ी थी, वही मीरा जिसे उसने बरसों पहले अपने सपनों और शहर की चकाचौंध के लिए पीछे छोड़ दिया था। उसकी आंखों में वही शांत गहराई थी, पर अब उसमें कुछ और भी था, शायद एक अनदेखी ताकत या फिर समय की परतों में छिपा कोई इंतजार। मीरा, तुम यहां? आरव की आवाज में आश्चर्य और एक अनकहा संकोच था। मीरा हल्की सी मुस्कुराई। यह मेरी पुरानी हवेली है आरव, मैं तो यहीं रहती हूं। आरव को याद आया, बचपन में वे दोनों घंटों इस हवेली में खेला करते थे। यह मीरा के परदादा की थी, जो बाद में किसी कानूनी पेच में फंस गई थी। तुमने इसे खरीद लिया? आरव ने हैरत से पूछा। मीरा की आंखों में चमक आई। इसे खरीदा नहीं आरव, मैंने इसे बचाया है। आरव की हवेली और मीरा की हवेली दोनों आसपास थीं। उनकी गलियां एक थीं, उनके बचपन की हवा एक थी, और फिर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उनकी दुनिया भी एक हो गई थी। आरव को याद आया वो शामें जब वे छत पर बैठकर सितारों को गिना करते थे। मीरा की बुनकरों वाली कारीगरी, उसके हाथों का जादू और आरव का शहरों में भविष्य बनाने का सपना। ये तीनों धागे तब कितनी खूबसूरती से उलझे हुए थे। तुम ठीक हो? मीरा की आवाज ने उसे वर्तमान में खींचा। मीरा ने कहा, सुना है तुम अपनी हवेली बेचने आए हो। उसकी आवाज में कोई आरोप नहीं था, बस एक सीधी सादी जिज्ञासा। आरव ने धीमी आवाज में स्वीकार किया। शहर में काम इतना बढ़ गया है कि यहाँ के लिए समय ही नहीं मिलता। समय की कमी या इच्छा की? मीरा ने हल्का सा तंज कसा। उसकी आवाज अब भी शांत थी, पर शब्द चुभने वाले थे। आरव ने नजरें उठाईं। मीरा, तुम जानती हो कि मेरे लिए क्या जरूरी था? मैं जानती हूं आरव, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी था? उस रात आरव सो नहीं पाया। मीरा के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी था? अगले दिन आरव हवेली के कागजात देखने में व्यस्त था। मीरा उसके पास आई। इस हवेली में सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है आरव, कहानियां भी हैं। मैं जानता हूं मीरा, पर तुम्हें लगता है कि इन कहानियों का कोई मोल नहीं, कि इन्हें बस बेच देना चाहिए। मीरा ने एक पुरानी हाथ से बुनी शॉल उठाई, जिस पर बारीक कारीगरी थी। यह वही शॉल थी जो आरव की दादी ने मीरा की दादी को दी थी, शादी के तोहफे में। आरव को याद आया, मीरा कितनी शौकीन थी पुरानी चीजों की। मैंने यह हवेली इसी शर्त पर खरीदी है कि यहाँ के पुराने सामान को संजोकर रखा जाएगा। कुछ कारीगरों को भी काम पर रखा है, ताकि वे पुरानी बुनाई और कढ़ाई को फिर से जिंदा कर सकें, मीरा ने बताया। आरव ने देखा, मीरा का चेहरा चमक रहा था। यह वही जुनून था जो उसे एक समय में इतना आकर्षित करता था। शायद मैं गलत था, आरव ने धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। अगले कुछ दिन आरव ने मीरा के साथ बिताए। उसने देखा कि मीरा ने कैसे उस जर्जर हवेली को सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत केंद्र बना दिया था, जहां परंपरा और भविष्य एक साथ सांस ले रहे थे। एक शाम वे हवेली की छत पर बैठे थे, जहां से गांव की टिमटिमाती रोशनी किसी पुरानी कविता सी लग रही थी। मुझे आज भी याद है, तुमने कहा था कि शहर तुम्हारे सपने हैं, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी। और तुम यहीं रहना चाहती थी, गांव की मिट्टी से जुड़कर। आरव ने उसकी बात पूरी की। एक लंबी खामोशी छा गई। सिर्फ रात की हवा और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज इस खामोशी को तोड़ रही थी। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें यहां से निकालकर एक बेहतर जिंदगी दे पाऊंगा, आरव ने कहा। उसकी आवाज में एक अपराध बोध था। तुमने अपनी परिभाषा से बेहतर देखा आरव। मेरी परिभाषा तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, मीरा ने शांति से जवाब दिया। आरव को वो दिन याद आया जब उसने मीरा को शहर चलने के लिए मनाया था। मीरा ने साफ मना कर दिया था। मेरी जड़ें यहीं हैं आरव, मैं इन्हें काट नहीं सकती। उस दिन आरव ने अपने सपनों को चुना था और मीरा को पीछे छोड़ दिया था, यह मानते हुए कि उसने सही किया। मुझे अफसोस है मीरा, आरव ने अंततः कहा। उसकी आवाज में बरसों का बोझ था। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, या शायद समझना चाहा ही नहीं। मीरा ने धीरे से आरव के हाथ पर अपना हाथ रखा। अफसोस से क्या होगा आरव, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। हम भी बढ़ गए। आरव ने देखा, उसकी आंखों में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक गहरी समझदारी थी। एक ऐसी समझदारी जो समय और अनुभवों से आती है। तो क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं अपनी हवेली न बेचूं? आरव ने पूछा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा,
यह फैसला तुम्हारा है आरव। मैं तुम्हें बस याद दिला रही थी कि हर चीज की एक आत्मा होती है। आरव ने गांव में एक और हफ्ता बिताया। उसने अपनी हवेली के हर कोने को फिर से देखा, हर दरार में छिपी कहानी को महसूस किया। उसने मीरा के कारीगरों के साथ भी कुछ समय बिताया, उनके हाथों की कला और उनके चेहरों पर दिखती संतुष्टि को समझा। आखिरकार आरव ने हवेली न बेचने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह शहर में रहकर काम करता रहेगा, पर हवेली को मीरा की मदद से फिर से संवारेगा। एक दिन शाम को आरव मीरा के पास आया। मैं अपनी हवेली नहीं बेच रहा, मीरा। मीरा ने उसकी ओर देखा, एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई। मैंने कहा था न, हर चीज की एक आत्मा होती है, और उस आत्मा को जगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मीरा। मीरा की मुस्कान गहरी हुई। हमेशा से थी आरव, बस तुमने देर कर दी। आरव ने महसूस किया कि इस बार वह सचमुच अपने घर लौट रहा था। शहर उसे रोजी रोटी दे सकता था, पर आत्मा की शांति उसे यहीं मीरा की अधूरी आटों के बीच मिली थी। उनके रिश्ते की कहानी अब भी अधूरी थी, जैसे दो समांतर रेखाएं जो कभी मिलती नहीं पर हमेशा साथ चलती हैं। पर इस अधूरेपन में भी एक खूबसूरती थी, एक गहरा सुकून था, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक दूसरे के जीवन की आहट हमेशा बने रहेंगे, चाहे दूर रहें या पास। उनका प्रेम शहरों की चकाचौंध से परे, गांव की मिट्टी में, पुरानी हवेली की दीवारों में और एक दूसरे की अधूरी आटों में जिंदा था। एक शाश्वत, शांत और गहरे अर्थों वाला प्रेम। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।